हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 30 फुटेज डिलीट करो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि महेश्वरी जब होश में आता है तो वो एक टाई से बुरी तरह बंधा हुआ था, जिस वजह से पहले तो वो खुद को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे नहीं होता तब वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद वहां एक रूम सर्विस वाला आता है, जो महेश्वरी की ऐसी हालत को देख के उसके हाथ पांव खोल देता है। महेश्वरी काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा किया तो किया किसने और क्यों। इसलिए वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट को कॉल कर होटल की कल रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है, और खुद वहां बैठ के कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। गुस्से से उसके हाथ और माथे की नसें तंग गई थी। इस वक्त वो किसी डेविल की तरह लग रहा था। काफी देर सोचने के बाद भी जब उसे कुछ याद नहीं आता, लेकिन वो ठान चुका था कि किसी भी हालत में वो उस लड़की को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। तो वहीं महेश्वरी के फोन पे चिप लगे होने की वजह से उसकी बातें अब कोई और भी सुन सकता था। ये वही इंसान था जो ब्लैक नाइट को हर बार न्यू टारगेट लाकर देता है। दोनों के बीच यूं तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में काम करते हैं। साथ ही वो ब्लैक नाइट की कैब भी करता है, लेकिन एक वो है जिसे उसकी कोई कदर नहीं। जैसे ही उसने सीसीटीवी फुटेज वाली बात सुनी, वो जल्दी से ब्लैक नाइट को कॉल कर देता है। सामने से ब्लैक नाइट गुस्से में, जैक्सन कितनी बार कहा है मुझे दिन में कॉल मत किया करो। ब्लैक नाइट की बात सुन वो चिंता भरे स्वर में पूछते हुए बोला, वो सब छोड़ो, फिलहाल तुम मुझे ये बताओ, क्या कल तुमने होटल से निकलने के बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया था? उसकी बात सुन ब्लैक नाइट सामने से मुस्कुराते हुए बोली, टेक अ चिल पिल डूड। अगर नहीं भी किया है तो क्या, मैं बकायदा उसकी पॉकेट में नोट छोड़ के आई हूँ। लव फ्रॉम माई हार्ट ब्लैक नाइट विद माई ब्रांड न्यू लिपस्टिक मार्क। लेकिन उसे बेचारी को क्या पता था, वो नोट तो अद्वैय अपने साथ ले जा चुका था, और महेश्वरी को तो इस सब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उसकी बात सुन जैक्सन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम अपनी असलियत ऐसे छुपाओगी सबसे? ब्लैक नाइट जैक्सन को गुस्से में देख लापरवाही के साथ बोली, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा कि ब्लैक नाइट कौन है। जब पिछले 1 साल में किसी को कुछ पता नहीं चला तो अब मेरा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन सामने से जैक्सन अब उस पे थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, देखो, ये तुम्हारे भले के लिए है। अब बातें बंद करो और जल्दी उसे डिलीट करो। उद्धरण चिन्ह। ओके फाइन। सामने से फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज आती है। ब्लैक नाइट इतना कह कॉल काट के अपना लैपटॉप निकाल के कुछ करने लगती है। थोड़ी ही देर में उसके लैपटॉप में बाइनरी डिजिट फ्लो करने लगते हैं। उसकी उंगलियां कीपैड पे ऐसे नाच रही थी जैसे बैले डांसर अपने पंजों पे डांस कर सबके दिलों को जीत लेती है। उसकी उंगलियों की स्पीड से मैच कर पाना शायद ही किसी के बस में हो। थोड़ी ही देर में उसके लैपटॉप की स्क्रीन के सामने होटल का कल रात का सीसीटीवी फुटेज था, जिसमें उसके रूम के अंदर जाने और बाहर निकलने की सारी रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। तभी उसकी नजर एक बार फिर कल रात वाली अद्वैय के साथ हुई एक्सीडेंटल किस पे चली जाती है, और जिस वजह से उसका एक हाथ अपने आप होठों पर चला जाता है और उसके दिमाग में वही सीन घूमने लगता है। लेकिन फिर अपने जज्बातों को साइड में रख वो पूरी फुटेज को डिलीट कर देती है। वो जैसे ही जैक्सन को इन्फॉर्म करने को हुई, उसकी नज़र फोन पे आए दूसरे टेक्स्ट पे जाती है, जिसे उसे वरदान ने भेजा था, और उसमें उसने लिखा था, अगला टारगेट अद्वैय सिंह राजपूत। अद्वैय का नाम देख उसके तोते उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वरदान अद्वैय को सबक क्यों सिखाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ उसके कहने भर से यूं ही अद्वैय के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वो वजह जानने के लिए वरदान को टेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन भेज देती है, और साथ ही जैक्सन को थम्स अप का साइन भेज देती है, जिसका मतलब था कि उसने फुटेज डिलीट करने का काम कर दिया है। जिसे देख कमरे में बैठा जैक्सन अब चैन की सांस लेता है। वो खुद में ही बोला, किसी दिन ये लड़की मेरी जान लेके छोड़ेगी। तो वही दूसरी ओर अद्वैय भी गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसके दादाजी चाहते थे कि वो 20 दिन यानी कि अपने जन्मदिन से पहले शादी कर ले, वरना उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी। अद्वैय के जाने के बाद उसकी दादी भी पुरुषोत्तम जी पे काफी गुस्सा करती है, क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है।
उनकी ये शर्त सच में बेबुनियाद थी, लेकिन पुरुषोत्तम जी अपना फैसला सुना चुके थे। पुरुषोत्तम जी ऐसा करके उस पे शादी का प्रेशर बनाना चाहते थे। भले भी वो सामने से उसे मना कर रहे थे, लेकिन ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था, क्योंकि वो जानते थे कि अद्वैय अपनी फैमिली को सड़क पे आते हुए नहीं देख सकता था। ये उनका अपना तरीका था अद्वैय से डील करने का। तो वही अमन और सात्विक दूसरी गाड़ी से अद्वैय के पीछे जाते हैं ताकि उससे बात कर सकें। अमन गाड़ी चलाते हुए बोला, लगता है सब हमारी नौकरी खा के ही चैन लेंगे। दादाजी को भी क्या जरूरत थी ये एसआर को गुस्सा दिलाने की। उसकी बात सुन सात्विक बोला, देख तू बातें बाद में करना, अभी ये एसआर से बात करना जरूरी है। तो वही अद्वैय इस वक्त फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। वो काफी गुस्से में था। वैसे भी उसका घर सिटी से बाहर था, तो वहां फिलहाल सड़क एकदम खाली थी, लेकिन जल्दी ही वो हाईवे पे पहुंच जाता है। पर हाईवे पे ये स्पीड काफी खतरनाक थी, क्योंकि वहां सुबह सुबह काफी ज्यादा गाड़ियां थी और ट्रैफिक भी। ये देख अद्वैय गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन कर देता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान दादाजी की बातों पे था और वो उनके फैसले के बारे में सोच रहा था। क्या होगा आगे, और वरदान क्यों अद्वैय को सिखाना चाहता है सबक, और क्या ब्लैक नाइट मान जाएगी वरदान का प्रपोजल। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 32, दुश्मनों की बढ़ती लिस्ट। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ब्लैक नाइट जैक्सन के कहने पे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देती है, लेकिन साथ ही वो अद्वैय और अपनी एक्सीडेंटल किस को याद करने लगती है, जिस वजह से उसका हाथ अपने होठों पे चला जाता है। लेकिन इस वक्त वो क्या सोच रही थी, ये पता लगा पाना जरा मुश्किल था। जैसे ही वो जैक्सन को काम होने वाली बात बताने को हुई, वो अपने मैसेजिंग बॉक्स में वरदान का टेक्स्ट देखती है, जिसमें उसने अद्वैय को सबक सिखाने की बात लिखी थी। उसे उसका मैसेज समझ में नहीं आता कि आखिर वरदान क्यों उसे सबक सिखाने की बात कह रहा है, इसलिए वो उसे क्वेश्चन मार्क सेंड कर देती है। साथ ही जैक्सन को भी काम होने पर थम्स अप का साइन भेज देती है, जिसे देख जैक्सन चैन की सांस लेता है। एएसआर एंटरप्राइजेस में तो वही अद्वैय घर से काफी गुस्से में निकला था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। लेकिन हाईवे पे पहुंचते ही वो अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सुबह वाला इंसिडेंट घूम रहा था, जिसे लेकर उसका गुस्सा अभी भी वैसा ही था, और वो जानता था कि उसके दादाजी ये सब जानबूझ के कर रहे हैं। वो खुद के गुस्से को काबू करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देख अमन चैन की सांस लेता है। तभी वो सात्विक को देखते हुए बोला, वैसे एएसआर ऑफिस तो आ गए हैं, लेकिन पता नहीं आज वो किस किस पे बरसेंगे। उसकी बात सुन सात्विक थोड़ा रूड होकर अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, किसी पे भी बरसे, लेकिन तू ऑफिस में भूल के भी मेरे सामने मत आना, वरना मैं तेरी जिंदगी में भूचाल लाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कह वो गाड़ी से उतर के अद्वैय के पास चला जाता है। वो और अद्वैय दोनों एक साथ उसकी प्राइवेट लिफ्ट से ऑफिस के सीधा टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं, जहां अद्वैय का केबिन था। अद्वैय बिना किसी भाव के साथ सात्विक से बोला, मुझे मिस्टर सिंघनिया और मेहरा ग्रुप की फाइल मेरे केबिन पे चाहिए, और हाँ, दीवान ग्रुप के साथ कंट्रैक्ट साइन करने की तैयारी करो, और मिस्टर आदित्यनाथ और जीविका से मीटिंग फिक्स करो। सात्विक अद्वैय के ऑर्डर पे बस ओके एसआर कह सकता था, क्योंकि वो जानता था कि अद्वैय आज काफी गुस्से में है, इसलिए आज तो वो भूल के भी गलती नहीं कर सकता था। अद्वैय इतना कह अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। तो वही गाड़ी के पास खड़ा अमन अभी भी इसी सोच में डूबा था कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब जब अद्वैय गुस्सा हुआ था, तब तब अमन के सिर के साढ़े सती मंडराने लगी थी। अब तो जैसे अद्वैय के गुस्से और अमन का गहरा ताल्लुकात बन गया था। ठीक वजह तुम हो, गाने के बोल की तरह, जिस वजह से अब तो अमन ऑफिस जाने से भी कतराने लगा था। लेकिन फिर जॉब तो जॉब थी, इसलिए वो अपने केबिन में चला जाता है। लेकिन साथ ही वो आज इस कोशिश में था कि आज उसे अद्वैय का सामना न करना पड़े। लेकिन उसकी फूटी किस्मत, तभी एक पियोन उसे आके बताता है कि अद्वैय उसे बुला रहा है। अमन उस पियोन की बात सुन अपने भगवान को याद करते हुए बोला, हे माधव, आप किस जन्म का बदला ले रहे हो? मैं आपको जिस काम के लिए मना करता हूँ, आप उसी को मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हो। तो वही अमन को खुद में बड़बड़ाते देख पियोन उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख उन्हें हंसी आ रही थी। ये देख अमन बोला, क्या चाचा, यहाँ आज मेरी बैंड बजी पड़ी है और आपको मजाक सूझ रहा है? अमन की बात पे पियोन हंसते हुए बोले, क्या अमन साहब, लेके बजरंग बली का नाम, चलो राम के धाम। उनकी बात सुन अमन मुस्कुराते हुए बोला, कौन राम चाचा? आप जिनकी बात कर रहे हो, वो रावण है, रावण।
दशान रावण। बस फर्क इतना है कि रावण हंसता तो था, लेकिन केबिन में बैठा वो रावण हंसता भी नहीं। अमन की बात सुन पियोन हंसते हुए बोले, अब जल्दी जाओ, वरना कहीं जिस रावण की आप बात कर रहे हो वो आपको दरबार से ही न निकाल दे। उनकी बात सुन अमन उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, शुभ शुभ बोलो चाचा। चाहे रावण कैसा भी है, लेकिन मुझे उसके दरबार से निकलने का कोई शौक नहीं है। इतना कह वो अद्वैया के ऑफिस की ओर बढ़ जाता है। अद्वैया का केबिन। एएसआर के केबिन के बाहर पहुंचकर अमन एक बार फिर भगवान को याद कर अद्वैया से अंदर आने की परमिशन लेते हुए बोला, एएसआर, मे आई कम इन। अद्वैया बिना उसकी ओर देखे, कम इन अमन। अमन देखता है कि अद्वैया का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, यानी कि वो क्या सोच रहा है ये पता लगा पाना मुश्किल था। अमन अंदर आके अपने हाथ बांधे उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो उससे पूछते हुए बोला, आपने बुलाया, एएसआर। अद्वैया अपनी नजर फाइल से हटा अमन को देखते हुए बोला, अमन मुझे महेश्वरी के बारे में सारा अपडेट चाहिए। मैं जानता हूँ कल के बाद वो शांत नहीं बैठने वाला। अद्वैया को इतना छोटा सा काम देते हुए देख अमन कहीं ना कहीं खुश हो जाता है, क्योंकि वो महेश्वरी को हैंडल कर सकता था। उसके बारे में पता लगाना उसके बाएं हाथ का खेल था। जैसे ही वो इस बारे में अद्वैया से कुछ कहने को हुआ, तभी अद्वैया आगे बोला, और मैंने तुम्हें कल ब्लैक नाइट के बारे में पता करने को कहा था, उसका क्या हुआ। इतना कह वो उसे अपनी पैनी नजरों से देखने लगता है। फिर से अद्वैया को ब्लैक नाइट के बारे में बात करते हुए देख अमन परेशान हो जाता है। अमन मन में दोनों को ही कोसते हुए, ब्लैक नाइट हलवा है क्या जो बाजार में बिक रहा है। अब एएसआर को कौन समझाए जिसका न कोई अता है न कोई पता। उसे मैं कैसे ढूंढूं, और अगर इतनी ही जल्दी है स्वर्ग सुधारने की तो खुद ही ये शुभ काम क्यों नहीं करते, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। अमन को खोया हुआ देख अद्वैया की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो उससे गुस्से में बोला, सपने देखने के लिए तुम्हारे पास पूरी रात पड़ी है, अभी जो काम मैंने कहा है वो कर लो। इतना कह वो उसे जाने को कहता है। अमन उसके केबिन से निकलते हुए मन में, सपने सपने आप देखने दो तब न, सारी नींद तो हराम कर रखी है, सपने क्या खाक देखूंगा। अमन अद्वैया को कोसते हुए अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। तो वही कॉलेज में आज जिया का मूड कल से अच्छा था, जिसे देख नक्श का मूड तो ऑलरेडी ही अच्छा हो जाता है। वो तीनों क्लास में एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी उनके मैथ्स के प्रोफेसर आ जाते हैं और वो बेमन से मैथ्स पढ़ने लगते हैं। पूरे 1 घंटे की क्लास में प्रोफेसर की बकबक एज पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद वो काफी थक गए थे। अपनी मैथ्स की क्लास के बाद वो तीनों कैंटीन चले जाते हैं, जहां नक्श तीनों के लिए कॉफी ऑर्डर करता है। साथ ही वो उनसे कल के बारे में पूछता है, तो रूही झट से बात को टाल देती है ये कहते हुए कि ये सिर्फ उसके और जिया के बीच की बात है। ये देख नक्श का मुंह बन जाता है, लेकिन तभी जिया नक्श से बोली, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। नक्श चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान के साथ, हाँ हाँ क्यों नहीं पूछो। तभी जिया झट से बोली, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में जानना है। इतना कह वो उसे देखने लगती है, लेकिन नक्श और रूही दोनों ही उसकी बात सुन हैरान हो जाते हैं। तो वही महेश्वरी का ऑफिस। महेश्वरी ऑफिस में अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करते हुए बोला, मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। असिस्टेंट सिर झुकाए हुए बोला, लेकिन बॉस, मैंने खुद जाके चेक किया है, कल वहां आपके जाने के बाद की सारी फुटेज गायब है। उसकी बात सुन महेश्वरी गुस्से में अपने टेबल पे रखे हुए सारे सामान को नीचे फेंकते हुए बोला, मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए, समझे तुम, कैसे भी करके उसका पता लगाओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे भी तो पता चले कि महेश्वरी आखिर चीज क्या है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसे आगे बताता है। वो उसे देखते हुए बोला, बॉस, लड़की का तो पता नहीं, लेकिन कल अद्वैया सिंह राजपूत भी उस होटल में गया था, लेकिन फिर कुछ ही समय में वो वहां से निकल गया था। उसकी बात सुन महेश्वरी हैरानी के साथ असिस्टेंट को देखने लगता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने ऑफिस की बड़ी सी ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए बोला, लगता है मैंने उसे नजरअंदाज करने की गलती कर दी, लेकिन यू मस्ट वेट एंड वॉच अद्वैया, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिमाकत की है तो मैं तुम्हें नरक के दर्शन जीते जी करवाऊंगा। पता नहीं अब इसे अद्वैया की खराब किस्मत कहे या कुछ और, जो उसके दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला था, और वो था वरदान। वरदान अपने ऑफिस में बैठा जब ब्लैक नाइट का मैसेज देखता है, तो वो उसे रिप्लाई में लिखता है, मैं चाहता हूँ तुम उसे सबक सिखाओ। इतना लिख के वो उसे मैसेज सेंड कर देता है, लेकिन फिर अपने हाथ में फोन को कस के पकड़ते हुए बोला, अद्वैया तुमने जिया को रुसवा करके अच्छा नहीं किया, अब इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। वैसे क्या होगा आगे,
और कैसे करेगा अद्वय सारी मुसीबतों का एक साथ सामना, और क्या ब्लैक नाइट मान जाएगी अद्वय को सबक सिखाने के लिए? आखिर जिया क्यों जानना चाहती है अद्वय के बारे में? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। प्लीज गाइज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चैप्टर 33, वो बुरे नहीं हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अद्वय अमन को अपने केबिन में बुलाता है, जहां पहले तो वो उसे महेश्वरी के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन फिर वो उससे ब्लैक नाइट के बारे में पूछता है, लेकिन अमन उसके बारे में उसे क्या ही बताता, क्योंकि ब्लैक नाइट के बारे में शायद ही कोई जानता था। वो किसी मिस्ट्री की तरह थी, जिसका अता पता किसी को भी मालूम नहीं था। रात की किसी नाइट की तरह आकर सुबह तक वो फ्रंट पेज की हेडलाइन बन चुकी होती थी। भला ऐसे में उसके बारे में पता करना कैसे आसान होता? इसलिए वो अद्वय के इस सवाल का कोई जवाब न दे सका। ये देख अद्वय गुस्से में उसे ब्लैक नाइट का पता करने को कहता है। अद्वय की डांट सुनने के बाद वो केबिन से बाहर आ जाता है, लेकिन इस वक्त वो दोनों को ही कोस रहा था। तो वहीं दूसरी ओर वरदान ब्लैक नाइट को टेक्स्ट कर अद्वय को सबक सिखाने की बात कहता है, लेकिन उसके क्वेश्चन मार्क का आंसर उसने अभी तक नहीं दिया था। लेकिन फिर उस दिन जिया के अद्वय के सामने माफी मांगने के इंसिडेंट के बारे में सोच के उसका अद्वय पे गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, और वो अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है, क्योंकि जिया वरदान के लिए कुछ खास थी, जिसे वो किसी के आगे झुकते हुए नहीं देख सकता था। एमडी कॉलेज। इस वक्त जिया, नक्श और रूही तीनों कॉलेज कैंटीन में बैठे थे और अपनी कॉफी के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी जिया नक्श से सवाल करती है कि वो अद्वय के बारे में जानना चाहती है। उसके सवाल को सुन नक्श और रूही दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि जिया अद्वय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, तो फिर वो क्यों उसके बारे में जानना चाहती थी? दोनों के मन में इस वक्त एक ही सवाल था। नक्श जिया बात सुन हैरानी के साथ पूछते हुए बोला, तुम भाई के बारे में क्यों जानना चाहती हो? जिया मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही, कोई वजह नहीं है। मैं बस यूं ही उसके बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन तुम बताओ तो सही कि तुम्हारा भाई कैसा है और ये माहिरा कौन है? नक्श हैरानी के साथ पूछते हुए, तुम माहिरा को कब से और कैसे जानती हो? नक्श को इतना सवाल जवाब करते देख जिया थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोली, कल मिली थी, उससे भी और तुम्हारे भाई से भी। अब क्या तुम मुझे सच बताने का कष्ट करोगे? जिया को अब नक्श पे गुस्सा आने लगा था। जो वहां बैठे रूही और नक्श दोनों ही भांप गए थे। जिया की चिड़चिड़ाहट किसी को भी बताने के लिए काफी होती थी कि वो कभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह ब्लास्ट होने वाली है। उसे यूं गुस्सा होते देख नक्श बोला, बताता हूँ। लेकिन तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? उसकी बात सुन जिया बोली, क्योंकि तुम बात बात पे सवाल कर रहे हो। अब अगर तुमने मुझे से एक और सवाल किया ना तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। इतना कह वो गुस्से में नक्श को देखने लगती है। रूही खामोशी से दोनों को देख रही थी। उसकी बात सुन नक्श घबराते हुए बोला, ओके बाबा, मुझे मारना मत। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ, तुम जानना क्या चाहती हो? उसकी बात सुन जिया बोली, सब कुछ, उसका पास्ट, प्रेजेंट और उसका फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट कर ही लूंगी। ये बात उसने धीरे से कही थी जो रूही और नक्श को सुनाई नहीं देती। जिया की बात सुन नक्श सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो बताना शुरू करता है। वो बोला, देखो जिया, भाई के बारे में मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो उस बंद किताब की तरह है, जिसका नाम सबने सुना है, लेकिन उसके अंदर क्या है, लोग इसका सिर्फ बाहर से देख अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो उनका नाम ही काफी है, लोग उनके नाम से ही उनके बारे में अपनी अपनी राय बना लेते हैं। अकड़ू, घमंडी और जाने क्या क्या। वैसे तो जिया के ख्यालात भी कुछ ऐसे ही थी। जो नक्श जानता था, वो उसे बताते हुए आगे बोला, वो बुरे नहीं है, अगर कोई उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करे तो वो एक सीप की तरह है, जो बाहर से भले ही हार्ड लेकिन अंदर से किसी मोती की तरह है। मैं जब छोटा था तो हमेशा उनकी तरह बनने के सपने देखता था, क्योंकि वो हर चीज में आगे थे, फिर चाहे वो स्टडीज हो या स्पोर्ट्स। घर में सबके चहीते थे। भाई अद्वय के बारे में बात करते हुए नक्श की आंखों में चमक देखी जा सकती थी। जिया उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी नक्श आगे बोला, वो और उनके दोस्त माहिर भाई ज्यादातर एक साथ रहते थे, और जिस माहिरा की तुम बात कर रही हो, वो माहिर भाई की बहन है, यानी कि भाई के दोस्त की बहन। शायद वो कुछ साल पहले ही अब्रॉड से स्टडी कर यहाँ आए है, लेकिन जब से आए हैं तब से भाई के पीछे हाथ धो के पड़ी है। जिया ये बात जानती थी, क्योंकि माहिरा को उसने कल खुद अपनी आंखों से देखा था, साथ ही अद्वय के लिए उसका दीवानापन भी। जिया,
नक्श की बात सुन उससे कंफर्म करते हुए बोली, तो क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? उसकी बात सुन नक्श शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ, व्हाट? भाई की गर्लफ्रेंड और वो भी माहिरा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उस क्रेजी लड़की को मेरे भाई कभी पसंद कर ही नहीं सकते। अरे माहिरा क्या, वो तो किसी भी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। नक्श की बात सुन जिया और रूही दोनों ही उसे देखने लगती हैं। किसी भी लड़की से नक्श का क्या मतलब था? क्या उसका लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था? जिया और रूही दोनों के ही दिमाग के ख्यालात इस वक्त जाने कहां कहां पहुंच गए थे। लेकिन तभी नक्श दोनों के दिमाग के घोड़ों को ब्रेक लगाता है। वो थोड़ा उदास होकर उनसे आगे बोला, घर में से कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन भाई जिस लड़की को पसंद करते थे, उसने उन्हें धोखा दिया था। 3 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उस लड़की की वजह से भाई घर छोड़ के चले गए थे। और 3 साल तक वो मुंबई में रहे। यहाँ तक कि वो अगर भोपाल आते तब भी वो घर में नहीं आते थे। उसकी बात सुन जिया क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हुए बोली, वो लड़की कौन थी? नक्श जिया की क्यूरियोसिटी को देखते हुए बोला, तुम्हें उसके बारे में क्यों जानना है? वो जो कोई भी थी, उसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है। तभी उनकी कॉफी भी आ जाती है। उसकी बात सुन जिया बोली, तो क्या उसके बाद से ही तुम्हारे भाई की स्क्रू ढीले? वो आगे कुछ कहती, लेकिन नक्श की घूरते हुई नजरों को देख रुक जाती है। वो अपने शब्दों को सही करते हुए बोली, आई मीन उसका गुस्सा और उसकी अकड़। नक्श कॉफी का सिप लेते हुए बोला, हाँ तभी से वो ऐसे हैं। बस उन्हें गुस्सा बहुत आता है, जिसमें वो किसी की नहीं सुनते, हमेशा अपने मन की करते हैं। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं, थोड़े एकड़ो हैं। उन्हें समझना ऐसे है जैसे जैसे कि समंदर की लहरों को पढ़ना, लेकिन वो बुरे नहीं है। कभी कभी अपनी दादागिरी झाड़ते हैं, हमारी नहीं सुनते, हमसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं। इतना कह रूही और जिया दोनों एक साथ कहते हुए हंस देती हैं, क्योंकि नक्श हर लाइन के बाद अपने भाई के लिए ये टैग लाइन दे रहा था। तो वही नक्श भी उनकी बात सुन मुस्कुरा देता है। तभी रूही पूछते हुए बोली, तो क्या सच में उस लड़की के बाद से तुम्हारे भाई की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही? नक्श उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ कह सकते हो। क्योंकि मैंने एक बार आध्या दी को कहते हुए सुना था कि जिस दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहते थे, उसी दिन उनका ब्रेकअप भी हो गया था। उसकी बात सुन जिया और रूही दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। तो वही जिया को समझ में नहीं आता कि वो अद्वैय को किस नजर से देखे। यूं तो कहने को वो दोनों दुश्मन थे, लेकिन अद्वैय के बारे में सुन के उसे सच में बुरा लगा। वो खुद से ही बोली, ओ तो इसलिए ही मिस्टर साइको ऐसा है। उसका गुस्सा शायद अपनी जगह सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं उसे माफ कर दूंगी। भले ही तुम्हारी लाइफ कितनी ही ट्रेजेडी भरी क्यों न हो अद्वैय, लेकिन मुझसे बदतमीजी करने की सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। कैंटीन में कॉफी पीने के बाद वो अपनी अगली क्लास लगाने चले जाते हैं। अद्वैय का ऑफिस तो वहीं सात्विक ने सुबह अद्वैय के बताए हुए काम पूरे कर दिए थे। उसने सिंघानिया और मेहरा ग्रुप की फाइल अद्वैय के टेबल पे रख दी थी, और साथ ही उसने दीवान ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की मीटिंग भी फिक्स कर दी थी, जो कि अगले मंडे को होने वाली थी, यानी कि 4 दिन बाद। सात्विक की बात पे अद्वैय ओके कह देता है। सात्विक अद्वैय से सुबह के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन बहुत हिम्मत करने पर भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते। भला वो अद्वैय की प्राइवेट लाइफ में कैसे दखल दे सकता था? यूं तो वो पिछले 3 सालों से एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज भी अद्वैय का बॉसी ऑरा सात्विक को परेशान करता था। सात्विक को अभी भी वहीं खड़े देख अद्वैय उससे पूछते हुए बोला, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? सात्विक, अद्वैय की बात सुन, नो यस आर, अगर और कोई काम ना हो तो क्या मैं जाऊं? इतना कह वो उसे देखने लगता है। उसकी बात सुन अद्वैय हाँ में सिर हिला देता है और सात्विक वहां से निकल जाता है। लेकिन बेचारा अमन अभी भी ब्लैक नाइट के बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। क्या होगा आगे? कौन थी वो लड़की जिसने अद्वैय को धोखा दिया? और अमन कैसे पता लगाएगा ब्लैक नाइट के बारे में? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। लेकिन जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें, और साथ ही कमेंट करना न भूलें।